हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 सामाजिक अध्ययन समकालीन भारत 1 का अध्याय 3 और चैप्टर का नेम आप देखो अपवाह। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर आप देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला है यहाँ पर, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे घौ, घौ यानी कि जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगला है यहाँ पर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे गौ यानी कि ब्रह्मगिरी। उसके बाद है अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे कौ यानी कि सांभर झील। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे गौ यानी कि कृष्ण नदी। उसके बाद अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे घौ यानी कि तापी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला यहाँ पर, जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे, जल विभाजक वह भूभाग है जो दो नदियों के अपवाह को परस्पर अलग करता है अथवा बांटता है। विंध्याचल पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। उदाहरणतः यहाँ पर आप देखो, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक अम्बाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। उसके बाद अगला आप देखो, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोण कौन सी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे गंगा नदी की द्रोण, जो कि 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। उसके बाद अगला यहाँ पर, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। उसके बाद आप देखो, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए और ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी कि सिल्ट क्यों है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है, ठीक है, तथा तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है और इसी कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा व शुष्क है, इसलिए तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद भी कम पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखो, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, नर्मदा एवं तापी नदियां दो ऐसी नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती हैं तथा ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, नदियाँ एवं झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं। ये अति वृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती हैं तथा जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन करती है। तो उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न आपके पास, प्रश्न 3, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो देखो आप यहाँ पर है, वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर और उसके बाद है लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांबर, राणा प्रताप सागर और निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो इसका उत्तर आप देखो किस तरह से लिखोगे। आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, प्राकृतिक झील, इसमें आप लिखेंगे वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांबर और पुलिकट। उसके बाद है मानव निर्मित झील, तो इसमें आप लिखोगे गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड।
तो इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर, हिमालय नदियाँ, अधिकतर हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूदा बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता रहता है। ठीक है, अब 12मासी नदियाँ वे नदियाँ होती है जिनमें साल के 12 महीनों में पानी चलता रहता है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, हिमालय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। चौथा आप लिखोगे, ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती है और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे, ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। फिर आप लिखोगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहला आप लिखोगे इसमें, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा तथा छिछला होता है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। फोर्थ आप लिखोगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए वे न तो जहाजरानी के लिए और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। पांचवा आप लिखोगे यहाँ पर पॉइंट, प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद आपके पास देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, नदियों में अंतर। तो पहला है यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पहला है महानदी, फिर है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। फिर है यहाँ पर, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। थर्ड है, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर, ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती। ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद आप देखो अगला है यहाँ पर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पहला पॉइंट है, नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। थर्ड पॉइंट है, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है और उनकी सहायक नदियां आकार में छोटी हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, ये नदियां गर्त से होकर बहती हैं। फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है आपके पास, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं, आपको इसे बताना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर उत्तर आप लिखोगे, नदियां किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु जो नदियों की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं वे नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। सेकंड आप लिखोगे, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती हैं जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। थर्ड है, नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए हैं। उसके बाद आप देखो फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। सिक्स पॉइंट है यहाँ पर, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखती हैं। सेवन्थ है, इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। एटवा पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, ये आसपास के वातावरण को मृदु बना देती हैं। नौवा पॉइंट है, ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती हैं। उसके बाद आप लिखोगे, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। 11वां पॉइंट है, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखो मानचित्र कौशल, यानी कि आपको यहाँ पर मैप का वर्क दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। पहला है गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्ण, नर्मदा, तापी, महानदी और दिहांग। तो इसका उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर, आप देखो सेकंड क्या है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। चिल्का, सांबर, वुलर, पुलिकट तथा कोलेर। तो इनके हम नाम देखते हैं और इसको भारत के मैप पर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक मैप है ये आपको आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा। ठीक है, भारत में मुख्य नदियाँ और झीलें, तो यहाँ पर से आप जो नेम्स है उनको मैच करेंगे और अपने बुक में एक भारत का मानचित्र बनाकर उसमें इन सब नदियों को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सिंधु नदी, वुलर नदी, व्यास नदी,
गोविंद नदी, ये सारी नदियाँ आपको दिख रही हैं। इधर से सांगपो नदी आती है चीन से, जो कि आगे दिहांग और आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस मैप को ये आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसमें से आप मैच करके अपने बुक में, अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद देखो आपके पास एक क्रियाकलाप दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल करें, ठीक है। और नोट यहाँ पर आपको क्या दिया है, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। तो आप देखो नीचे एक आपको पहेली दी है, ठीक है, मेज़ दिया है। तो बाएं से दाएं कुछ यहाँ पर आपको हिंट्स दिए गए हैं। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और पहले में यही नाम आपका आएगा। तो नीचे हम देखते हैं जो हमारी वर्ग पहेली है यहाँ पर ये रहा। तो इसके हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पर पहला में आप देखो कृष्ण नदी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर है गंगा। उसके बाद 10th में आप लिखोगे नर्मदा। 4th में आप लिखोगे तापी, और यहाँ पर इंडस। फिर उसके बाद आपका दामोदर, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ, आप वीडियो को एक बार पॉज करें और इन सबको आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बाएं से दाएं, ठीक है, आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हैं। पहले का आपका कृष्ण, दूसरे का गंगा, तीसरे का आपका यहाँ पर ब्यास नदी, फिर है तापी, फिर है दामोदर, सतलुज, रावी, गोदावरी। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर 9th में आप लिखोगे चेनाब। 10th में आपका आएगा नर्मदा, फिर कावेरी, सिंधु, लूनी, झेलम और यमुना। तो क्लास 9th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 9th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।